हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिन साइंस के प्रश्नों को करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके चल रहे इस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हर एक प्रश्न को पहले आप खुद से बनाइए, देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। इससे आपकी तैयारी कैसी है साइंस को लेकर के, ये भी आपको पता चलेगा। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, ऐप पे जा सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद साइन अप लॉगिन करने के बाद आप इस फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, पीडीएफ आपको इसी में मिलेंगे। अब तक जो भी वीडियोज आए हैं इस सीरीज के अंदर वो सारे पीडीएफ जो है अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। पौधों की वह कौन सी संरचना है जिसकी सहायता से जलीय पौधे पानी में तैर पाते हैं। देखो, पौधों में तीन प्रकार के अस्थायी ऊतक होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। सरल अस्थायी ऊतक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा पैरेनकाइमा, फिर आपने पढ़ा होगा कॉलेनकाइमा और आपने पढ़ा होगा स्क्लेरेनकाइमा। जो जलीय पादप होते हैं उनमें पैरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार अरेंज हो जाते हैं कि इनके बीच वायु गुहिका बन जाती है। ये पैरेनकाइमा के सेल्स हैं, इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो जाता है कि ये वायु गुहिका बनती है, एयर कैविटी बनती है। ये एयर कैविटी है जिसमें एयर जो है ट्रैप्ड हो जाती है, एयर जो है फंस जाती है। वायु के फंसने के कारण ही जलीय पौधों के ऊपर उत्प्लावन बल लगता है, जिससे ये जलीय पौधे जो है डूबते नहीं हैं बल्कि तैरते रहते हैं। अब इस वाले केस में, जलीय पौधे के केस में, इस पैरेनकाइमा का एक स्पेशल नाम देते हैं एरेनकाइमा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एरेनकाइमा अपने आप में एक पैरेनकाइमा ही है। एरेनकाइमा टिश्यू जो है ये अपने आप में पैरेनकाइमा टिश्यू ही है। बस इसमें खास बात क्या है कि कोशिकाओं के बीच में वायु गुहिकाएं बनती है। कोशिकाएं इस प्रकार से अरेंज हो जाती है कि इसके बीच में एयर कैविटी जो है बन जाती है, जिसमें एयर जो है फंस जाती है, जिसके कारण जलीय पौधे जो होते हैं उनको बायंसी मिलता है, उत्प्लावन बल मिलता है। वो डूबते नहीं है, तैरते रहते हैं। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये पौधों को मजबूत और कठोर बनाने का काम करता है, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसके कोशिका भित्ति में क्या होता है, लिग्निन जमा हो जाता है। लिग्निन जमा होने के कारण जो इसकी कोशिकाएं होती है उसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका और उसके पर्यावरण के बीच में रुक जाता है, कोशिकाएं मर जाती है। और पौधों में जो लचीलापन है ये कॉलेनकाइमा के कारण होता है। तो एक तरफ स्क्लेरेनकाइमा पौधों को दृढ़ बनाने का काम करता है, मजबूत बनाने का काम करता है, और दूसरी तरफ ये कॉलेनकाइमा जो है इसके कारण, ये जो टिश्यू है इसके कारण पादपों में लचीलापन आता है ना। मजबूत तो होते ही हैं, लचीलापन भी होता है इस कॉलेनकाइमा के कारण। दृढ़ और मजबूत बनाने का काम ये स्क्लेरेनकाइमा करता है। ठीक। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है जटिल अस्थायी ऊतक है। जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम के जरिए जो है पानी और खनिज का स्थानांतरण होता है जड़ से पत्तियों की तरफ, और फ्लोएम के जरिए जो है फूड का, भोजन का स्थानांतरण होता है पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों तक। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अच्छा, पत्तियों में जो पैरेनकाइमा होता है, पत्तियों में जो पैरेनकाइमा है इसे हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। और पत्तियों के केस में स्पेशली हम इसे मेसोफिल बोलते हैं। तो मेसोफिल जो कोशिकाएं होती हैं वो पैरेनकाइमा ही है। और जिस पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, जिस पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, या फिर बोल दो वो पैरेनकाइमा सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसे हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। तो जलीय पादप के केस में पैरेनकाइमा का नाम बदलकर एरेनकाइमा हो गया, और अगर पैरेनकाइमा सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो उसे हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी का प्रयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है?
कॉपर टी जो है टी शेप का डिवाइस होता है, टी शेप का डिवाइस होता है जिसे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। इस कॉपर टी से कॉपर आयन जो है रिलीज होता है, कॉपर आयन रिलीज होता है। ये जो कॉपर आयन्स होते हैं ये किसको मारते हैं? शुक्राणुओं को, है ना, शुक्राणुओं को मारते हैं, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता है ना। फैलोपियन ट्यूब में ये जो डिम्बवाहिनी नलिका है इसमें जो अंडाणु होता है वो इंतजार करता रहता है ना, इंतजार करते रहता है कि शुक्राणु आएगा और फिर निषेचन होगा। लेकिन जब शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचता है, क्योंकि गर्भाशय से होकर के ही जाना है डिम्बवाहिनी नलिका तक, तो गर्भाशय में आने के बाद शुक्राणुओं को ये कॉपर आयन्स जो होते हैं वो मार देते हैं, जिनसे निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है और जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड है कॉपर टी का यूज करना। कॉपर टी का यूज करना जिसका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, गर्भाशय में इसको स्थापित कर दिया जाता है। जब तक ये कॉपर टी डिवाइस जो है महिला के गर्भाशय में होता है तब तक महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, और फिर इसको जब निकाल लिया जाएगा महिला वापस से प्रेग्नेंट हो पाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अम्ल और क्षार का है? अम्ल और क्षार का मिश्रण है, तो अम्ल पहचानो और क्षार पहचानो। यहां देखो तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्षार है, इसका पीएच भी आपको ध्यान में रखना है, ये 10 होता है। और ये भी क्षार है, इसका पीएच भी याद रखना है, ये 14 होता है। प्रबल क्षार है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर नाम में लिखा हुआ है सिट्रिक अम्ल और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अम्ल है और ये क्षार है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, ये दोनों के दोनों क्षार है, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों अम्ल है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जलीय जीव पानी में तैरने के लिए किस ऊतक की सहायता लेते हैं? अभी आपने देखा था पौधों के बारे में कि जलीय पौधे जो होते हैं वो तैरते हैं किसकी मदद से? पैरेन्काइमा की मदद से, जो कि अपने आप में पैरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं, ये पैरेन्काइमा टिश्यू ही होते हैं। यहाँ पर जंतुओं की बात की गई है ना। जलीय जीव में ये जीव जो है ये एनिमल है, जंतु है। तो जंतुओं के केस में जो है टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, ऊतक की बात करते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं, टेंडन है, लिगामेंट है, बोन है, कार्टिलेज है, एडिपोज है, एडियोलर है, ब्लड है, कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो एडिपोज टिश्यू है, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा ऊतक बोल देते हैं, या फिर वसामय ऊतक भी बोल देते हैं। इसी के कारण जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, वो पानी में डूबते नहीं है, तैर पाते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बायंसी प्रोवाइड करने का काम ये एडिपोज टिश्यू करता है, जो जलीय जीव होते हैं उनमें, है ना। जलीय जीव जो होते हैं उनमें, यहाँ पर जीव का मतलब आप क्या लेंगे? एनिमल, जंतु लेंगे, है ना, एनिमल लेंगे। एनिमल टिश्यू यहाँ लिख लो, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक, ये 4 प्रकार के होते हैं, उपकला, तंत्रिका, पेशी और संयोजी। साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। इसमें किस प्रकार का बंध पाया जाता है? ये सोडियम क्लोराइड है, यहां पर देखो तो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। ये सोडियम है बोले तो ये मेटल है, धातु है, और ये क्लोरीन यानी कि नॉन मेटल है, अधातु है, ये अधातु है। धातु और अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बंध बनता है, राइट। तो आयनिक बंध हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सह संयोजक बंध बनता है। धातु अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। तो जैसे ये सोडियम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोता है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम खोता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है एक्सेप्ट करता है, और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आता है। अब ये कैटायन है और ये एनायन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो इनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक आकर्षण बल काम करता है। इसी बल को हम लोग आयनिक बंध बोलते हैं। इसी बल को क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं।
जे थॉमसन ने निम्नलिखित में से किस कण की खोज की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो हो सकता है कि प्रोटॉन की खोज के लिए नाम आ जाए गोल्डस्टीन, हो सकता है कि ये आ जाए, हो सकता है कि ये ना आकर के रदरफोर्ड आ जाए, रदरफोर्ड आ जाए। पहले प्रायोरिटी पर आप गोल्डस्टीन को रखेंगे। अगर गोल्डस्टीन है ऑप्शन में तो आप इसी को टिक मारना। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। और नाभिक की खोज यानी परमाणु में जो नाभिक है उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, है ना। ये जो रदरफोर्ड है इन्होंने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब हम किसी वस्तु को तरल में आंशिक रूप से डुबोते हैं या फिर पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? वस्तु के द्वारा जो तरल को विस्थापित किया जाता है उस तरल का जो भार होता है उसी के बराबर होता है वो उत्प्लावन बल। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है सबमरीन पनडुब्बी जो डूबता नहीं है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला ये डिवाइस है। हाइड्रोमीटर ये द्रव के घनत्व को मापने वाला डिवाइस है। तो ये तीनों के तीनों जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। एमीटर नहीं है। एमीटर काम करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। एमीटर काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये एमीटर जो है बेस्ड होता है। इसका काम क्या है? धारा मापना, है ना। धारा मापना यानी कि विद्युत धारा मापना इसका काम है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 50 ओम हो और उसमें 4 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक प्रवाहित हो तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? आपको प्रतिरोध दिया गया है, आपको धारा दी गई है, आपको टाइम दिया गया है, आपसे जो है ऊष्मा पूछा गया है। HIRT में रिलेशन क्या होता है? तो H बराबर होता है I²RT। I का मान 4 एम्पियर है तो 4 गुने में 4 लेंगे, यहाँ पर 50 डालेंगे। समय देखो 8 मिनट दिया हुआ है, SI मात्रक में कन्वर्ट करेंगे और 60 से गुना करेंगे। ये आ जाएगा 3.84 गुने 10⁵ जूल। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी सतह पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए और क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर हो तो दाब तथा प्रणोद का मान क्या होगा? देखो प्रणोद क्या होता है? प्रणोद तो बल ही होता है। अगर मान लीजिए कोई सतह है, ये मान लो कि कोई सतह है जिसका एरिया दिया गया है 0.1 मीटर स्क्वायर है, इस पर कोई फोर्स लगता है। इस पे फोर्स कैसा लगता है? लंबवत। लंबवत फोर्स को ही हम लोग प्रणोद बोलते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर फोर्स दिया गया है उसको आप लंबवत ही मानकर चलेंगे, 50 न्यूटन है। तो ये जो लंबवत बल लग रहा है इस सतह पर, इसी को हम लोग प्रणोद बोलते हैं, इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट आपका 50 न्यूटन हो जाएगा, इसमें 0.1 न्यूटन दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दाब की। तो दाब बराबर होता है थ्रस्ट और जितने एरिया पर ये थ्रस्ट लग रहा है, 0.1 मीटर एरिया पर लग रहा है तो ये 50 हो जाएगा और बट्टे में ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर में 500 हो जाएगा, यानी कि 5 गुने में 10 का स्क्वायर पास्कल। इसी को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, दाब इतना हो जाएगा और प्रणोद 50 न्यूटन। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विपरीत लक्षणों का चयन किया था? मेंडल साहब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मटर के प्लांट पे। मटर के प्लांट पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने 7 जोड़े विपरीत लक्षण चुने। बीज का आकार इसमें 1 जोड़ा, बीज का रंग इसमें 2रा जोड़ा, फूल का रंग 3रा जोड़ा, फली का आकार 4था जोड़ा, फली का रंग 5वां, फूल की स्थिति 6ठा और पौधों की ऊंचाई ये 7वां जोड़ा।
यानी ये 7 जो है लक्षण है, ये 7 लक्षण कहे जाएंगे और ये सारे जो है टोटल मिलाकर के आप काउंट करोगे 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो 14 विशेषक हैं। 14 क्या है? विशेषक है। विशेषक बोले तो ट्रेट्स। जैसे बीज का आकार, ये अपने आप एक लक्षण हो गया। बीज गोल है या फिर झुर्रीदार है, तो ये गोल और झुर्रीदार जो है ये विशेषक है। बीज का आकार लक्षण है, जिसके 2 विशेषक कौन से हैं? गोल और झुर्रीदार। पौधों की ऊंचाई, ये क्या है? कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है। और लंबा होना, लंबापन या फिर बौनापन, ये विशेषक है। इस प्रकार से आपको समझना है कि 7 जो है लक्षण है, जिसमें 14 विशेषक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7। बैटरी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होती है? बैटरी का सिंबल क्या होता है? बैटरी का सिंबल ये होता है, ये बैटरी का सिंबल होता है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट होता है। कभी भी आप धारा को देखेंगे किसी सर्किट में, तो धारा निकलती हुई दिखाई देती है आपको इस बड़े वाले प्लेट से, इस पॉजिटिव प्लेट से। यानी कुछ ऐसा एक सर्किट हम लोग बनाते हैं, ये बैटरी का सिंबल है, ऐसे दिखाते हैं, और इसमें हम लोगों ने एक रेजिस्टर जोड़ दिया। अब धारा हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। कैसे दिखा रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में ये धारा जा रही है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में धारा जा रही है। ठीक, धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा दोनों विपरीत होते हैं। अगर धारा जो है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जा रही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो हम बोलेंगे ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, राइट। ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया गया है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो करंट कहां से कहां? करंट इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक, ये करंट के बहने की दिशा है और ये इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, अगर धारा इधर की ओर बहे, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर भाग रहा है, दोनों के जो बहने की दिशा है, फ्लो की डायरेक्शन है, वो अपोजिट है। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, यानी कि u बराबर 0, और 5 मिनट में 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। यानी अंतिम वेग जो है या अंतिम चाल ये 60 मीटर पर सेकंड है, और इसमें समय कितना लगता है? 5 मिनट लगता है, यानी कि इतना सेकंड लगता है। वस्तु का त्वरण कितना होगा? वस्तु का त्वरण कितना होगा? त्वरण बराबर होता है v माइनस में u बट्टे में t, है ना। त्वरण चाहिए तो a v u t में यही रिलेशन होता है। v का मान 60 है, u का मान 0 है, और समय 5 गुने में 60 हो जाएगा। 5 गुने में 60 हो जाएगा, 60 माइनस 0 60 हो जाएगा, फिर ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। एक लड़की 40 मीटर लंबा पुल पार करने के बाद वापस घूमकर उसी स्थान पर आ जाती है। यानी एक ब्रिज है, उस ब्रिज को वो पार करती है, जहां से पार करती है घूम करके वहीं पर आ जाती है। ये पुल की लंबाई है। कुल चलने की दूरी 80 मीटर है। सीधी सी बात है, 40 मीटर लंबा पुल है, वो ऐसे जाती है और फिर घूम करके आ जाती है। तो 40 मीटर इधर जाने में और 40 मीटर इधर आने में, वापस आने में 80 मीटर डिस्टेंस वो चली है। बताइए उसका विस्थापन कितना होगा? तो बात अगर हम दूरी की करते हैं तो 40 प्लस 40 80 मीटर। अगर हम विस्थापन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग मार्क करते हैं, चिन्हित करते हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कहाँ है। तो लड़की जो है जहां से चली थी घूम करके वहीं पर आ जाती है लौट करके। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी 0, तो विस्थापन 0।
प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। लड़की जो है जिस पॉइंट से चली थी घूमकर उसी पॉइंट पर आ गई, तो दोनों के बीच, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो दोनों के बीच न्यूनतम दूरी 0। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध 5 ओम है। यदि एक का प्रतिरोध हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध 10 ओम हो जाता है। पहले प्रतिरोध का मान क्या होगा? अब देखो दो ही प्रतिरोधक हैं, उन दोनों को जब हम पैरेलल में लगाते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं, तो समतुल्य 5 ओम निकल करके आता है। अगर हम एक को हटा देते हैं तब समतुल्य 10 ओम हो जाता है। तो सीधी सी बात है, आपके पास एक ही प्रतिरोधक है तो उसका समतुल्य कितना हो जाएगा? आपके पास अगर एक ही प्रतिरोधक है तो उसका समतुल्य कितना हो जाएगा? जो एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा वही उसका समतुल्य हो जाएगा। यानी हमारे पास जो दो प्रतिरोधक है उसमें से एक का रेजिस्टेंस तो 10 ओम है, क्योंकि दो को लगाने के बाद 5 ओम आता है, लेकिन अगर हम एक को हटा देते हैं तब समतुल्य जो है वो 10 ओम आता है। तो एक ही प्रतिरोधक है तो जो उसका प्रतिरोध वही समतुल्य प्रतिरोध के बराबर, चाहे आप समानांतर में लगाने की बात करो चाहे आप सीरीज में लगाने की बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक ही प्रतिरोधक है तो जो उसका प्रतिरोध वही समतुल्य प्रतिरोध। यानी दो में से एक का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है ना। एक का प्रतिरोध 10 ओम है, दूसरे वाले का अपने को चाहिए। तो हमें मालूम है कि इन दोनों को जब हम समानांतर क्रम में लगाएंगे तो 5 ओम जो है इसका समतुल्य निकल करके आएगा। यानी जो समतुल्य होगा, इन दोनों का जो समतुल्य होगा वो इसके बराबर होगा। और ये आपको 5 ओम दिया गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 ओम आएगा, माफ करिएगा 10 ओम आएगा, 10 ओम आएगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 ओम है, इसको आप लगाओगे पैरेलल में तो इसका समतुल्य जो है इसका आधा आएगा, 5 ओम आएगा। अगर मान लो आप 20 को लगाते हो समानांतर क्रम में तो इसका आधा जो है समतुल्य आएगा। मतलब दो समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में लगाते हो तो समतुल्य उसका आधा हो जाता है। अगर आप मान लो कि 1 ओम के दो प्रतिरोधकों को पैरेलल में लगाते हैं तो इसका समतुल्य एक का आधा 0.5 आएगा, राइट। तो जब आपने ये पता कर लिया कि भाई दो में से एक जो है 10 ओम का है, ठीक, और समतुल्य जो है दोनों का 5 ओम आता है, यानी कि आधा है ना, आधा है मतलब कि ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तभी ऐसा होगा। तो चाहे आप ऐसे सोच लो चाहे आप ऐसे सोच लो, इसको बनाकर देख लो, इसको आप बनाकर देख लो। ये 10R2 बराबर 50 + 5R2 हो जाएगा, यहाँ से 5R2 हो जाएगा 50, यहाँ से R2 हो जाएगा 10। लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। ऐसे ही आप, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप बना देते हैं। अनुवांशिकी में कुछ लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते लेकिन F2 पीढ़ी में फिर से प्रकट हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जैसे मेंडल ने जब लंबा पादप लिया, लंबा जनक लिया और बौना जनक लिया, इनके बीच में निषेचन करवाया, लंबा जनक लिया और बौना जनक लिया और इनके बीच में निषेचन करवाया, तो F1 पीढ़ी के बच्चे जो है उत्पन्न हुए। सारे के सारे लंबे थे, तो उनको लगा कि ये जो बौनापन अपने आप में विशेषक है या फिर बौनेपन के लिए जो जीन है वो नष्ट हो गया, तभी तो F1 पीढ़ी में एक भी बौना पादप नहीं मिला है। फिर क्या हुआ? स्वपरागन कराया गया। स्वपरागन कराने के बाद उन्होंने देखा कि यार ये फिर से एक बौना पादप आ गया है, यानी इस वाले जनक के जैसा। तो उनको समझ में आया कि ये जो जीन्स होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये चीज हो सकता है, लेकिन ये जाएंगे जरूर अगले पीढ़ी में, ठीक है। तो जनक से इस वाले पीढ़ी में आया बौनेपन के लिए जीन, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, है ना, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया, अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाया जीव में, F1 पीढ़ी में नहीं कर पाया। लेकिन F2 पीढ़ी में इसको मौका मिल गया,
और अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, जिससे जीव जो है बौना हो गया, है ना। इस केस में बोलेंगे पादप जो है बौना हो गया, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ना कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या है, इसी को हम लोग एलील बोलते हैं। एलील्स जो होते हैं वो एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, है ना। दोनों के दोनों जो जीन है वो लंबाई को ही नियंत्रित करते हैं, बस एक जो है पादप को लंबा बनाना चाहता है, दूसरा बौना बनाना चाहता है, लेकिन दोनों मिल करके लंबाई को ही कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो हम बोलेंगे कि लंबाई को नियंत्रित करने के लिए जो है ये लंबाई को नियंत्रित करने वाले ये दोनों के दोनों जीन्स हैं। तो एक ही जीन के बोलेंगे कि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दो जीन्स हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में हैं, तो इसी को हम लोग एलील्स बोलते हैं। तो F1 पीढ़ी में ये जो एलील्स होते हैं स्मॉल टी, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, F2 पीढ़ी में कर पाए। तो अब आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। एलील नष्ट हो जाते हैं और बाद में पुनः बनते हैं, तो ऐसा नहीं है, एलील नष्ट नहीं होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर खुद को वो एक्सप्रेस कर दिया तो लक्षण पादप में दिखेगा, अगर नहीं कर पाया तो नहीं दिखेगा, लेकिन होंगे वो जरूर मौजूद। प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को दबा देता है, बिल्कुल सही है। क्या हुआ कि इस वाले में F1 में ये जो कैपिटल टी वाला है ना, ये प्रभावी एलील है और ये स्मॉल टी वाला अप्रभावी एलील है। जैसे ही ये कैपिटल टी आ जाएगा ना, ये खुद को एक्सप्रेस कर देगा और इसको दबा देगा। ये अप्रभावी है, ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब दोनों के दोनों एलील एक ही जैसे हो, स्मॉल टी स्मॉल टी। जैसे ही कैपिटल टी आएगा स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी को दबा दिया जाएगा और कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर देगा, राइट। क्योंकि कैपिटल टी जो एलील है प्लांट को लंबा बनाना चाह रहा है मटर के केस में, और ये प्रभावी विशेषक है या फिर बोल दो प्रभावी एलील है ना। इसका जो लक्षण देखने को मिलेगा उसको हम लोग विशेषक बोलेंगे, तो प्रभावी विशेषक है, कैपिटल टी जो है प्रभावी एलील है, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट एलील है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से बचाती है? तो ओजोन परत, ओजोन गैस की परत है। ओजोन गैस जो है हमारे लिए जहरीली गैस है। किससे बचाने का काम ये परत करती है? तो पराबैंगनी विकिरणों से बचाने का काम करती है। पराबैंगनी किरणें जो सन से हमारे अर्थ तक आती है उसे रास्ते में ही रोक देती है ये ओजोन परत। अगर ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी तक पहुंचती है तो इससे त्वचा कैंसर होता है। यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है और न्यूट्रॉन की संख्या 18 है तो वह तत्व कौन सा होगा? देखो, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तभी तो जाकर के परमाणु उदासीन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, पूछा कि कौन सा तत्व होगा, तो 17 प्रोटॉन बोले तो 17 एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर है ना। जितने प्रोटॉन होते हैं एटॉमिक नंबर भी उतनी ही होती है, परमाणु संख्या भी उतनी ही होती है। परमाणु संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, यानी कि 17, राइट। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है और ये फास्फोरस का 15 होता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 17 प्रोटॉन है यानी कि 17 परमाणु संख्या, जो कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक को उनकी अभिक्रियाशीलता के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हर शिफ्ट में जो है अभिक्रियाशीलता के ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप जो है याद रखें, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, नीचे आप प्लेटिनम भी डाल लो, राइट। हमारे केस में देखो, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे आगे होना चाहिए, उससे कम सोडियम है, लेकिन सोडियम इस ऑप्शन में है नहीं, कैल्शियम भी नहीं है, मैग्नीशियम है। तो पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम की बारी है ना, सोडियम तो है ही नहीं। उसके बाद एल्यूमिनियम की बारी, तब जाकर के जिंक की बारी। तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम और सबसे कम इन चारों में जिंक। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको जो है रटा होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का साझाकरण न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन साझे में है?
तो अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब जाकर के ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यानी कुल मिलाकर के साझे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन साझे में है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब जाकर के दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बीच में जो है डबल बॉन्ड बनता है। इसमें टोटल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। कुल मिलाकर के इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। अगर मीथेन की बात करते हैं तो 1-1 इलेक्ट्रॉनों की ही साझेदारी होती है ना, हाइड्रोजन के साथ, लेकिन 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लगते हैं, 4 हाइड्रोजन लगते हैं। कुल मिलाकर देखें आप तो 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है ना। 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आते हैं। ठीक, 4 हाइड्रोजन आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन साझे में है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सबसे कम इलेक्ट्रॉन जो साझे में है वह है हाइड्रोजन के केस में, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन साझे में है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र ध्रुव से 2 गुनी फोकस दूरी पर है ना। जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने में फोकस दूरी। तो ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ये डिस्टेंस f होता है और ये डिस्टेंस 2f होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और कितनी दूरी पर है? जो फोकस दूरी है उसके 2 गुने दूरी पर है। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बाह्य निषेचन करता है? निषेचन का मतलब समझ रहे हो, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन है ना, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन। अगर ये संलयन शरीर के अंदर होता है तो हम उसे अंतः निषेचन बोलते हैं। जैसे मनुष्यों के केस में महिला के बॉडी के अंदर जो है ये निषेचन की प्रक्रिया जो है वो होती है। तो अगर बॉडी के अंदर ये निषेचन की प्रक्रिया चल रही है तो इसे हम लोग अंतः निषेचन बोलेंगे। अगर बॉडी के बाहर ये निषेचन की प्रक्रिया चल रही है तो इसे हम लोग बाह्य निषेचन बोलेंगे। जैसे कुछ जीव होते हैं जो अपना शुक्राणु अंडाणु जो है पानी में छोड़ देते हैं, फिर वो पानी में जो है निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि मछलियों के केस में होता है, मेढक के केस में होता है, बाह्य निषेचन होता है। मनुष्य है, मुर्गी है, हाथी है, ये सारे जो है अंतः निषेचन करते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² हो जाएगा। यहां पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी, ये वेग वास्तव में ये चाल जो है यहां पर फॉर्मूले में जो ये v है ये चाल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चाल जो है वेग के बराबर भी हो सकती है अगर जो मोशन है, गति है, वो सीधी रेखा में हो रही है तो यहाँ पर वेग अगर दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि यहाँ पर वेग और चाल ये दोनों आपस में बराबर है, जो गति है वो सीधी रेखा में हो रही है। तो गतिज ऊर्जा जो है ये समानुपाती है चाल के वर्ग के, या फिर बोल दो इस केस में वेग के वर्ग के। तो अगर आप वेग को 2 गुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा जो है वो पहले की 4 गुनी हो जाएगी, पहले की 4 गुनी हो जाएगी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तार को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है जिससे उसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, उस तार का प्रतिरोध कितना होगा? ओम के नियम पर यह सवाल पूछा गया है। R बराबर V/I हो जाएगा। V का मान 6 है, धारा 2 है, 3 ओम। सी हमारा राइट आंसर। प्रतिध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिध्वनि को काट दो, प्रतिध्वनि यानी कि इको। प्रतिध्वनि के बारे में ये सवाल नहीं है, ये अनुर्दन के बारे में है, अनुर्दन के बारे में है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिवर्बरेशन बोलते हैं। जैसे एक बड़ा कमरा है, हॉल है, खाली है, उसमें आप हेलो बोलो तो हेलो जो है आपको बहुत देर तक सुनाई पड़ती है। हेलो 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 ऐसे एक बार हेलो बोलोगे तो हेलो 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 ऐसे चलता रहेगा। अब मान लो कि सामने में कोई है जो कुछ बोल रहा है, मान लो एक कविता पढ़ रहा है, वो तो कविता पढ़ रहा है तो उस कविते में हर एक वर्ड जो वो बोलेगा वो कई बार आपके कानों में सुनाई जो है पड़ने वाला है। ऐसे में वो बहुत सारे वर्ड्स जो है उसके द्वारा बोला जाएगा, हर वर्ड जो है आपको कई बार सुनाई पड़ेगा। तो ऐसे में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो
कौन सा वर्ड बोल रहा है। तो जब ज़्यादा अनुवर्णन होता है तो ये ध्वनि को जो है अस्पष्ट बनाती है ना। यहाँ ध्वनि को स्पष्ट बनाती लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, अस्पष्ट बनाती है। और ध्वनि का ये बार बार प्रवर्तन होता है, दीवारों से टकरा करके, छत से टकरा करके ध्वनि का बार बार प्रवर्तन होता है। यहाँ पर प्रतिध्वनि काट दो। ध्वनि के बार बार प्रवर्तन को अनुवर्णन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यह बड़े हॉल और कठोर दीवारों वाले कमरों में होती है ना। कठोर दीवार है, आवाज टकरा करके आती है, इसीलिए जो बड़े हॉल होते हैं, सिनेमा घर देखते हैं, उसमें ऐसे ऐसे पदार्थ लगाए गए होते हैं ताकि जो साउंड आए, मूवी की जो साउंड आए वो ये उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो, बार बार प्रवर्तन ना हो, बार बार प्रवर्तन ना हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो, अनुवर्णन ना हो। इसे रोकने के लिए साउंड एब्जॉर्बिंग जो है मटेरियल्स लगाए गए होते हैं, सीट है, छत है ना, आसपास आप देखेंगे तो ऐसे पदार्थ वो लगाते हैं कि इसे रोका जा सके, अनुवर्णन को रोका जा सके। वरना एक डायलॉग हीरो बोलेगा वो कई बार तक सुनाई पड़ेगा। यह ध्वनि की गुणवत्ता को बिगाड़ देती है, ये भी सही है, ए हमारा राइट आंसर। पवन चक्की हवा के कारण किस ऊर्जा में घूमती है। पवन चक्की में क्या होता है, पवन चक्की में जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो हवा के गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल जो है किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, है ना। हवा के पास जो गतिज ऊर्जा है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम जो है दानेदार संरचना है ना, दानेदार संरचना है, इसके पास कोई झिल्ली नहीं है। ये क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये दोनों ही प्रकार है लवक के, यानी कि प्लास्टिड के, प्लास्टिड के। और जो प्लास्टिड है ये अपने आप में झिल्ली युक्त संरचना है। राजधानी भी झिल्ली युक्त संरचना है, जो केंद्रक है वो भी झिल्ली युक्त संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी उपकरण है, सबके पास अपनी झिल्ली है। राइबोसोम के पास झिल्ली नहीं है, दाने जैसी संरचना है, बस हो गया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे आप तो दो झिल्लियां आपको दिखती है, एक बाहर वाली झिल्ली ऐसे और एक अंदर वाली झिल्ली जो ऐसे फोल्डेड होती है ना, ऐसे फोल्डेड होती है। तो ये दो झिल्ली है ना, एक झिल्ली ये और एक झिल्ली ये। राइबोसोम में ऐसी कोई झिल्ली नहीं होती है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र के पास भी दो झिल्लियां होती हैं। जब चूना जल किसको बोलते हैं, चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। चूना जल हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो दीवार पर बनने वाली चमकदार परत क्यों होती है। दीवार के ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण दीवार जो है और भी ज्यादा सफेद और चमकदार हो जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाने से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लौंग का तेल अम्ल और क्षार के साथ किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। देखो गंधीय सूचक के नाम आपको याद रखने हैं, प्याज है, वेनिला एसेंस है, लौंग का तेल है। ये ऐसे सूचक होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। इनकी गंध जो है बदल जाती है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, जिससे आपको अंदाजा लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि हाँ जो भी पदार्थ है वो अम्लीय या क्षारीय है, क्योंकि इनके गंध जो है बदल जाएंगे। तो गंध में परिवर्तन होता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सारे को हम लोग गंधीय सूचक बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं, ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है उस हिसाब से। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु उसमें वही होगी जो सबसे ऊपर होगी, तो आंसर है पोटेशियम। सबसे ऊपर पोटेशियम, देन सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, तब जाकर के मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सा मिश्रण विषमांगी नहीं होता है। तेल और पानी तो अच्छे से मिश्रित भी नहीं होते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण है। हमसे पूछा है कौन नहीं है। रेत और नमक को मिलाओ, रेत और नमक को मिलाओ, कहीं पर रेत ज्यादा मिलेगा, कहीं पर नमक ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि रेत और नमक के जो कण होंगे वो समान अनुपात में या फिर समान रूप से पूरे मिश्रण में आपको मिलेंगे। कहीं पर रेत ज्यादा, कहीं पर
कहीं पर रेत ज़्यादा, कहीं पर नमक ज़्यादा, तो ऐसे ही मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। मिट्टी में भी मिट्टी के कुछ पार्ट में जो है कुछ पदार्थ जितनी मात्रा में मौजूद होंगे वही पदार्थ जो है मिट्टी के कुछ पार्ट में उतनी मात्रा में मौजूद नहीं होंगे, तो ये भी विषमांगी मिश्रण है। सिरका और पानी, हाँ, सिरका अगर आपके पास पहले से मिक्सचर अगर है सिरका जो कि एसिडिक एसिड और पानी का मिश्रण है, उसमें फिर से आप पानी मिला दो तो वो समांगी मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कौन विषमांगी नहीं होता है, तो ये समांगी है। पूरे मिश्रण में जो एसिटिक एसिड है और जो जल होगा, जो एसिटिक एसिड है और जो जल है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है और जो जल है वो समान रूप से वितरित होंगे, या फिर वो समान अनुपात से वो आपको जो है मिलेंगे पूरे मिश्रण में। ऐसा नहीं होगा कहीं पर सिरका, कहीं पर एसिटिक एसिड ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप में से जिनका भी एग्जाम है अभी आने वाले टाइम में, उन सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।